अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर अपना काम करे। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद में कौमी सेहत प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अवामी नुमाइंदगी आसान नहीं, मुश्किल काम है। जिस इलाके को अच्छे नुमाइंदे मिलें वही तरक्की करता है। हुकूमत के खिलाफ साजिशें और धरने हुए, लेकिन हमने तरक्की का सफर जारी रखा। हम बरसरे इक़्तिदार आए तो सनतें और बिजली के कारखाने बंद थे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क से तवानाई बहरान का खात्मा किया और 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली कौमी ग्रिड में शामिल की। हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क में गैस नहीं थी, लेकिन आज मुल्क में वाफिर मिकदार में गैस मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। सेनेट के इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। पैसे के जोर पर आने वाले उम्मीदवारों का मुकाबला करेंगे। जुलाई 2018 में अवाम फैसला करेंगे। अदलिया से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारे एक दूसरे की इज्जत करें और कानून के मुताबिक चलें। हम तमाम अदालतों का एहतराम करते हैं। पार्लियामेंट में किए गए फैसले भी कबूल किए जाने चाहिए। पार्लियामेंट वो वाहिद इदारा है जिसका हर 5 साल बाद एहतसाब होता है और ये एहतसाब अवाम करते हैं। डीजी खान में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। ISPR के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है और इसी सिलसिले की कड़ी में डेरा गाजी खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुताल्लिक खुफिया इतलात की बुनियाद पर मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिसमें हसास इदारों के साथ पंजाब रेंजर्स और एलीट पुलिस फोर्स ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि पंजाब रेंजर्स के 2 अहलकार जख्मी हो गए। ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हलाकत के अलावा भारी तादाद में असला और बारूद भी बरामद किया गया है, जिसे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इस्तेमाल किया जाना था। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों की साजिश को नाकाम बना दिया गया। बरामद किए गए असले और बारूदी मवाद में तैयार IED, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 गन और दस्ती बम समेत दीगर सामान भी शामिल है। शर्जील मेमन और शाहरुख जतोई समेत तमाम मुल्जिमान को अस्पताल से जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में साबिक वजीर इत्तलात सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन को बीमारी के बायस अस्पताल मुंतकिल करने के केस की समाअत हुई। अदालत में IG जेल खानाजात नुसरत मंगन पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए IG जेल खानाजात नुसरत मंगन से इस्तफसार किया कि डॉक्टर शाहिद रसूल कहाँ हैं, हमने उन्हें तलब कर रखा था। नुसरत मंगन ने जवाब दिया कि मैं गैर मशरूत मुआफी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर मशरूत मुआफी देना बंद कर दिया है और अब इस मुआफी पर पॉलिसी तरतीब दी जाएगी और कोई मुआफी नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने IG जेल खानाजात से इस्तफसार किया कि शर्जील मेमन कब से और क्यों अस्पताल में हैं। नुसरत मंगन ने मौकिफ पेश किया कि सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन की जमानत मुस्तरद करके 24 अक्टूबर 2017 को जेल भेजा था। ताहम नैब कोर्ट ने शर्जील मेमन को बीमारी के बायस मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत की और फिर डॉक्टर की सिफारिश पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने IG जेल खानाजात से इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या 2 दिन बाद ही शर्जील मेमन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नैब कोर्ट ने तो लिखा था शर्जील मेमन का इलाज जेल में कराएं और सिर्फ टेस्ट कराने का कहा था। अस्पताल मुंतकिल करने का कहाँ लिखा है? कैदी को अस्पताल भेजने का इख्तियार आपको कहाँ से मिला? तमाम रिपोर्टें और बोर्ड खुद साख्ता हैं। किसी अदालत ने शर्जील मेमन को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म नहीं दिया। हम मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड को भी तलब कर लेते हैं। जहाँ बाअसर मुल्जिमान को रखा गया है वहाँ नो गो एरिया बनाया हुआ है, बाड़ लगाकर रास्ते भी बंद कर रखे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हम देखेंगे कि शर्जील मेमन का केस किस तरह पंजाब भेज दें। अदालत उज़्मा के पास इख्तियार मौजूद है और कानून भी मौजूद है। अदालत ने IG जेल खानाजात को हुक्म दिया कि शर्जील मेमन को आज ही जेल मुंतकिल किया जाए, बल्कि जितने भी मुल्जिमान अस्पताल में रखे गए हैं उन्हें 4 से 5 रोज में वापस जेल भेज दिया जाए। अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस का कराची फुटपाथ स्कूल को न छेड़ने का हुक्म। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फुटपाथ स्कूल अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। आज समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध को अदालत में तलब कर रखा था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध को हिदायत की कि महकमा तालीम फुटपाथ स्कूल को ना छेड़े। जब तक हुकूमत सिंध मुतबादिल जगह फराहम नहीं करती फुटपाथ स्कूल चलता रहेगा। जस्टिस साकिब निसार ने फुटपाथ स्कूल को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि 5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से लें, खर्च करें और बाद में वापस जमा करा दें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें अज खुद नोटिस लेने का कोई शौक नहीं है। 1 साल तक खामोश रहे, लेकिन जब देखा कि लोगों को कोई पुरसाने हाल नहीं है तो फिर सो मोटो एक्शन लिया गया।
गुज़िश्ता माह के आखिर में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब कायम फुटपाथ स्कूल को 2 रोज में खत्म करने का हुक्म दिया गया था, जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी और अबतर सूरत हाल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। तफसीलात जानते हैं HumSub TV की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी और अबतर सूरत हाल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। जिना अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली और सेक्रेटरी सेहत सिंध फजलुल्लाह पेचोहो अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने डायरेक्टर जिना अस्पताल सीमी जमाली से इस्तफसार किया कि क्या ये वही अस्पताल है जहां जेल से आए खास मुल्जिमान को रखा जाता है। सीमी जमाली ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये वही अस्पताल है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताएं फिर अस्पताल के हवाले से इतनी बुरी रिपोर्ट्स क्यों हैं। सीमी जमाली ने मौकिफ पेश किया कि जिना अस्पताल का मामला 18वीं तरमीम के बाद से अदालत में जेरे इल्तवा रहा। हमने अस्पताल की विफाक से सूबे को मुंतकली चैलेंज कर रखी है। मामला जेरे समाअत होने के बायस कोई नई भर्तियां नहीं हो पा रही, जबकि दूसरी जानिब अस्पताल के बेशतर डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं और चंद का इंतकाल भी हो चुका है। प्रोफेसर्स की तादाद भी कम है और 28 में से सिर्फ 4 प्रोफेसर्स मौजूद हैं। स्टाफ की भी शदीद कमी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिना अस्पताल की फाइल अभी मंगवा लेते हैं। अदालत ने अस्पताल की फाइल फौरी तौर पर तलब करते हुए सीमी जमाली से इस्तफसार किया कि स्टाफ के अलावा दीगर आलात और मशीनें क्यों नहीं। सीमी जमाली ने जवाब दिया कि ये बहुत बड़ा अस्पताल है, हजारों मरीज आते हैं, 4,50,000 मरीज सिर्फ इमरजेंसी में आए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या हर टेस्ट जिना अस्पताल में ही दस्तयाब है या कोई टेस्ट बाहर से भी कराए जाते हैं। आप हलफनामा लिख कर दें कि अस्पताल में सारी सहूलियात मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने सीमी जमाली से इस्तफसार किया कि अस्पताल कितने मिनट की मुसाफत पर है। सीमी जमाली ने कहा कि 20 मिनट के फासले पर। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम अभी जिना अस्पताल का दौरा करते हैं। चीफ जस्टिस ने अस्पतालों की अबतर सूरत हाल पर सूबाई सेक्रेटरी सेहत फजलुल्लाह पेचोहो से मुकालमा करते हुए कहा कि अस्पतालों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बेहतर नहीं हैं। सुना है सारा बजट आपने रखा है, ये बताएं कि सरकारी अस्पतालों की हालत कब बेहतर होगी। फजलुल्लाह पेचोहो ने जवाब दिया कि टाइमलाइन दे दी है, बेहतरी जरूर आएगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी अस्पतालों को फंड्स मिल रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत ने जवाब दिया, जी, अस्पतालों को फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सरकारी अस्पतालों का बजट सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। सेक्रेटरी सेहत ने जवाब दिया, नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जिनाह मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के जिम्मेदारों को नोटिस करते हैं। अदालत ने जिनाह मेडिकल कॉलेज की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कॉलेज नुमाइंदों को नोटिस जारी कर दिया और हुक्म दिया कि 3 रोज के अंदर डेंटल कॉलेज के परफॉर्मे मुकम्मल करके अदालत को दिखाए जाएं। आम इंतखाबात के लिए 20 करोड़ से जायद बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 2018 के आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम निजी प्रिंटिंग प्रेस से न कराने का फैसला किया है। बैलेट पेपर्स की छपाई का तमाम काम सरकारी छापाखाने करेंगे। आम इंतखाबात के लिए 20 करोड़ से जायद बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे, जिन पर 2 अरब रुपए के लगभग रकम खर्च होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया है और इसके लिए सिर्फ कागज पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। HumSub TV के प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में CEO HumSub TV साजिद इसहाक का कहना था कि किसी भी मजहब में शराब हराम है। HumSub TV के प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में साजिद इसहाक का कहना था कि किसी भी मजहब में शराब हराम है और पाकिस्तानी आइन की शिक 37H को तब्दील किया जाए, जिसमें शराब को गैर मुस्लिमों के लिए जायज करार दिया गया है और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों का मुतालिबा है कि मसीहियों के रमजान के महीने में हर तरह की शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए और इस महीने का एहतराम किया जाए। कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली नन्ही ज़ैनब के केस का फैसला सुना दिया गया। तफसीलात जानते हैं HumSub TV की इस रिपोर्ट में। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कसूर में ज़ैनब से ज्यादती और कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुजरिम इमरान अली को 4 बार सजाए मौत की सजा सुना दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज सज्जाद अहमद ने 4 रोज तक मुसलसल कई घंटे केस की समाअत की। समाअत के बाद जुमेरात को फैसला महफूज किया गया था, जो आज सुना दिया गया। केस का ट्रायल कोट लखपत जेल में किया गया और फैसला भी जेल के अंदर ही सुनाया गया। फैसला सुनने के लिए ज़ैनब के वालिद मोहम्मद अमीन भी कोट लखपत जेल में मौजूद थे। जेल के बाहर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब एहतशाम कादिर ने बताया कि इमरान अली ने ज़ैनब समेत 9 बच्चियों को दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया। आज इस दरिंदे को निशाने इबरत बना दिया गया है। अदालत ने ज़ैनब को कत्ल, अगवा, जिनसी ज्यादती और इंसदादे दहशतगर्दी की दफा नंबर 7 के तहत मुजरिम इमरान अली को 4 बार सजाए मौत देने का हुक्म सुनाया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब एहतशाम कादिर ने कहा कि बच्ची के साथ बदफेली पर इमरान अली को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई
सुनाई गई। लाश को छुपाने के लिए गंदगी के ढेर में फेंकने के जुर्म में 7 साल कैद की सजा देते हुए 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। अदलिया ने दरिंदे को निशाने इबरत बनाने के लिए एक बड़ी अहम बुनियाद रख दी है और इस मुकदमे में निजाम इंसाफ को नई जहत मिली है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि इस सीरियल कातिल ने 9 बच्चियों के साथ ज्यादती की, जिनमें से 2 जिंदा हैं लेकिन 7 मर चुकी हैं। अभी सिर्फ ज़ैनब केस का ट्रायल हुआ है। बाकी मुकदमात के ट्रायल्स, गवाह और शवाहिद सब अलग हैं, जिनकी कार्रवाई अभी चलेगी। 1-2 दिन में मजीद 2 मुकदमात और 10 से 15 दिन में तमाम केसेस का फैसला आ जाएगा। जलसों को अवामी अदालत करार देकर अदलिया पर तनकीद की जा रही है। आइए इस हवाले से देखते हैं HumSub TV की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा है कि अवामी अदालत से रुजू करने की आड़ में अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए शरीफ बाप और बेटी की जानिब से रैली के नाम पर रचाया जाने वाला तमाशा अब बंद होना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि हर कोई जानता है कि दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में अवाम वोट के जरिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, मगर इंसाफ की फराहमी अदलिया ही की जिम्मेदारी है। इसी तरह रियासती इदारे करप्शन का खोज लगाने और करप्शन को बेनकाब करने के पाबंद हैं, जबकि शरीफ खानदान की मंतक है कि जो एक मर्तबा वोट लेकर आ जाए वो कानून से बालातर और हर किस्म की बाज़पुर्स से मुबर्रा करार दे दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि अदलिया और अदालती फैसलों पर तनकीद करने वालों को जनूबी अफ्रीका की जानिब देखना चाहिए, जहां अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने करप्शन के इल्जामात पर अपने लीडर जोमा को घर भेज दिया, जबकि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को भी करप्शन के इल्जामात पर पुलिस की तफ्तीश का सामना है, जिससे साबित होता है कि किसी का वोट लेकर मुंतखब होना उसे कानून से बालातर नहीं बना देता। विफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं, अदालती फैसलों पर तनकीद करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से इजहार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि हमने नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर अमल दरामद कर दिया। अब फैसले के मेरिट पर बातचीत की जा सकती है। माजी में देखा जाए तो जुल्फिकार अली भुट्टो और जस्टिस मुनीर केस के फैसलों पर भी अमल हुआ, लेकिन उन्हें तस्लीम नहीं किया गया। हम सुप्रीम कोर्ट या जजेस पर तनकीद नहीं करते, लेकिन फैसलों पर तनकीद करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। उन्हें जितना दुख वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली का हुआ, उतना ही दुख इस फैसले से अदलिया के मुतनाज़े होने का भी हुआ। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त टेक ओवर पोजीशन में है, लेकिन मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सबको अपने किरदार की तरफ देखना है कि हम सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस तो नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, राव अनवार बहादुर बच्चा है जो MQM से लड़ने में बच गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कराची में MQM के खिलाफ ऑपरेशन जिन 54 SHOs ने किया, उनमें से 53 मारे गए। साबिक सदर ने कहा कि नकीबुल्ला केस को मीडिया ने हवा दी, सबको पीछे हटकर मामले का फिर से जायजा लेना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जब MQM वापस इक्तदार में आई तो राव अनवार अंडरग्राउंड हो गए। इसहाक डार को सेनेट इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल गई। आइए इस हवाले से देखते हैं HumSub TV की ये रिपोर्ट। इसहाक डार ने सेनेट की जनरल और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर अलग अलग कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर रिटर्निंग ऑफिसर ने इसहाक डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ इसहाक डार ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ट्रिब्यूनल ने इसहाक डार की दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान इसहाक डार की जानिब से एडवोकेट सलमान असलम भट्ट ने दलाइल दिए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल की जानिब से इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, जबकि उन्हें दिफा का मौका भी नहीं दिया गया। इसलिए अदालत से इस्तदा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कल अदम करार दिया जाए और इसहाक डार को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाबी दलाइल में कहा कि इसहाक डार का 2 नशिस्तों के लिए एक बैंक अकाउंट जाहिर करना बदनीयती पर मबनी है। तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड की कॉपी फराहम न करने वाले उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इसहाक डार को सेनेट इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे 89 अरब डॉलर की हद को छूने लगे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी और वाजिबुल अदा रकूम की वापसी की शरह सुस्त होने के बावजूद पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने दिसंबर 2015 में पेशगोई की थी कि जून 2019 तक पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों का हुजम 90 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। ताहम अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी गैर मुल्की कर्जे अपनी हद को छू लेंगे। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत में मुलविस होने पर 6 सहाफियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तुर्की की अदालत ने 2016 में सदर रजब तैयब उर्दवान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत में मुलविस होने का जुर्म साबित होने पर 6 सहाफियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा याफ्ता सहाफियों में नाजली अलेजिक, अहमद अल्तान, मोहम्मद अल्तान, फ्यूजी याजेजी,
یعقوب سمسیک اور سکرو تغرل شامل ہیں۔ استغاثہ نے ان صحافیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں گفتگو کر کے اور اخبارات میں کالم لکھ کر ڈھکے چھپے الفاظ میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ترغیب دی۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان کا فتح اللہ گولن تحریک سے تعلق بھی ثابت ہو گیا ہے، جس پر فوجی بغاوت کرانے کا الزام عائد ہے، تاہم گولن تحریک بغاوت میں ملوث ہونے کی تردید کرتی ہے۔ ملزمان پر کئی ماہ تک مقدمہ چلانے کے بعد انہیں سزا سنائی گئی، تاہم تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیموں نے ترکی کو اس فیصلے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اور ترکی شام کے معاملے پر باہمی اختلافات کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے انقرہ میں اپنے ترک ہم منصب مولود چاوشلو سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کو دور کرنے کے لیے طریقہ کار واضح کیا جائے گا۔ ریکس ٹلرسن نے کہا کہ اب ہم الگ الگ کوئی کام نہیں کریں گے۔ امریکہ ایک سمت میں کام کرے اور ترکی کچھ اور کام کر رہا ہو، ایسا سلسلہ اب نہیں چلے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم مل کر کام کریں گے، ہمارے پاس اچھا میکینزم موجود ہے جس کی بنیاد پر تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی اور امریکہ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے آمادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کے تعلقات انتہائی حساس درجے پر تھے، تاہم مشترکہ ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے تاکہ مسائل کا سبب بننے والے اسباب کا حل نکالا جا سکے۔ امریکی انتخابات میں مداخلت 13 روسی شہریوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں 13 روسی شہریوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ صدر ٹرمپ نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی ٹیم روسی اہلکاروں سے کوئی رابطے نہیں رکھتی۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے امریکی الزامات انتہائی احمقانہ بات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف 13 افراد نے ایک ایسے انٹیلیجنس ادارے کے ہوتے ہوئے مداخلت کیسے کر لی جس کا بجٹ اربوں ڈالر ہے اور وہ جدید ترین ٹیکنالوجی بھی رکھتا ہے۔ وفاقی گرینڈ جیوری نے جن روسی شہریوں پر فرد جرم عائد کی ہے ان میں سینٹ پیٹرزبرگ کے 12 ملازمین بھی شامل ہیں۔ فرد جرم میں انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی کا نام بھی لیا گیا ہے جو روس کے پروپیگنڈا کا ایک ادارہ ہے۔ ادارے پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات کے دوران انتخابات اور سیاسی عمل سے متعلق کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ میکسیکو کی ریاست اوکساکا میں 7.2 شدت کا زلزلہ، کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ میکسیکو کی ریاست اوکساکا میں خوفناک زلزلے سے عمارتیں لرز گئیں، تاہم ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.2 ریکارڈ کی گئی۔ امدادی ذرائع کا کہنا ہے کہ زلزلے سے شہر کی تمام عمارتیں لرز اٹھیں، تاہم ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ میکسیکو میں پچھلے سال ستمبر میں بھی شدید زلزلہ آیا تھا جس میں 300 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بچوں کے معروف ڈرامہ سیریل اینک والا جن کا زکوٹا انتقال کر گیا۔ 90 کی دہائی کے بچوں کے پسندیدہ ڈرامے اینک والا جن میں زکوٹا کا کردار نبھانے والے معروف اداکار مطلوب الرحمان انتقال کر گئے۔ ٹی وی کے معروف اداکار مطلوب الرحمان عرف منا لاہوری فالج کے باعث شدید علیل اور لاہور کے میو اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مطلوب الرحمان نے 3 بیٹیوں، 2 بیٹوں اور بیوہ کو سوگواران چھوڑا ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج ظہر کی نماز کے بعد لاہور میں ادا کی گئی۔ منا لاہوری نے ڈرامہ سیریل اینک والا جن سے شہرت حاصل کی تھی اور اس ڈرامے میں مطلوب الرحمان نے زکوٹا جن کا کردار ادا کیا تھا۔ منا لاہوری کافی عرصے سے علیل اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار حکومت سے علاج معالجے کے اخراجات اٹھانے کی درخواست بھی کی تھی۔ سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کو چیئرمین کرکٹ بورڈ کا مشیر مقرر کر دیا گیا۔ سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر شعیب اختر کو چیئرمین پی سی بی کا کرکٹ کے معاملات پر مشیر اور بورڈ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کا اعلان نجم سیٹھی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے HumSub.TV۔ Please subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.